हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मैम, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हम चैप्टर फर्स्ट का जो बचा था उसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट था हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम इसका 1.5 देखेंगे। 1.5 है वाष्पीकरण। फ्रेंड्स, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या हमें सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, या जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे, या गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ? तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी भी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ये गतिज ऊर्जा के बारे में है ना। तो द्रवों के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, है ना। और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहले मैं वाष्पीकरण की परिभाषा ही आपको बता देती हूँ, डेफिनेशन क्या है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्वथनांक मतलब उबलना, किसी भी पदार्थ का उबलना। तो उससे कम टेम्परेचर पर द्रव में के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि जो तालाब का जल है, समुद्र का जल है, तो वो उबल नहीं रहा होता है, फिर भी उसका जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ता रहता है ना। तो यही क्या कहलाती है? यही वाष्पीकरण कहलाती है। ओके। यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है, एटमॉस्फेयर या एटीएम गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है? गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। ठीक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जिसको पीए से डिनोट करते हैं। 1 एटीएम बराबर 1.01 गुणित 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1.5 का 1, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अब देखेंगे कि वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। मतलब पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। चलिए जानते हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण किस प्रकार से बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है ना। और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। और दूसरा है तापमान में वृद्धि होने पर। तो तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो गर्म जल है उसमें क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल डाले थे,
तो वो कितनी तीव्रता से उसमें घुल गया था, है ना। अब नेक्स्ट है आर्द्रता में कमी। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो हमारे वायुमंडल में जल वाष्प मौजूद है ना, उसी की मात्रा को क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। ठीक है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होते हैं, और जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। मतलब जो वातावरण है वो मॉइस्ट होगा, मतलब गीला आर्द्र होगा, है ना, अधिक आर्द्र होगा, तो वाष्पीकरण कम हो जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और वायु के तेज होने से जल वाष्पीकरण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में कमी और वायु में गति में वृद्धि। तो ये सब क्या करेंगे? ये सब वाष्पीकरण को बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 1.5 का 2, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। फ्रेंड्स, खुले हुए बर्तन में रखे किसी द्रव मतलब या जल में निरंतर वाष्पीकरण होते रहता है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि हम अगर एक बाल्टी में पानी रख दें तो उसके सतह से जल का वाष्प के रूप में निरंतर क्या होगा? वाष्पीकरण होते रहेगा, है ना। और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण ही क्या होती है? शीतलता होती है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। फ्रेंड्स, जब आप एसीटोन या जो नाखूनों की पॉलिश होती है उसको हटाने वाले द्रव, है ना, जिसको थिनर भी बोला जाता है, उसको आप अपने हथेली पर अगर गिराते हो तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर हमें शीतलता या ठंडक महसूस होती है। ओके, तो क्लियर हुआ ये। और उसी तरह से तेज़ धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थानों पर जल छिड़कते हैं, है ना, पानी छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को ठंडा बनाती है, मतलब शीतल बनाती है। फ्रेंड्स, क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो ये मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में, तो उस टाइम पे इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक फैक्ट देखते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? आप सबको पता है सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो शारीरिक प्रक्रिया है इसके कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें ठंडक मिलती है। मतलब हमारे शरीर में पसीना आता है तो जब हवा चलती है तो इससे पसीना जो है हमारे शरीर को ठंडा करता है और हमको ठंडक महसूस होती है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। ओके, और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। और यही बताया गया है चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है ना, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बर्फीले जल से भरे
गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? तो फ्रेंड्स, किसी बर्तन में हम ठंडा जल मतलब बिल्कुल चिल्ड वाटर रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें दिखने लगती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 1.5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, और वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।